मतलब राजनेता शुरुआत तो करता है एक गांव के बेटे के तौर पे, लेकिन उसका अंत एक राजा के तौर पे। इसलिए वो चुनकर एक आदमी को आगे लेके आता है कि बिना जिला पार्षद की मदद के या बिना जिला पार्षद के सहयोग के सरपंच चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता कि हम बिजली खरीदने की बजाय हम बिजली बेचने वाले बन सकते। इसीलिए हर 15-20 गाँवों पे एक जिला पार्षद दिया जाता है। उनके लिए रेवाड़ी तक या महेंद्रगढ़ तक किराया खर्च, तो ये आगे बहुत बीमारियों की जड़ होती है। तो हम इस बीमारी की जड़ को ही खत्म कहते हैं कि अकेला ही चला था मंजिले दौरों की तरफ, मैं चलता गया और कारवा बन गया। जाति का है वो आपके गांव का है, किसी भी चीज़ हमारे वार्ड नंबर 1 से जिला परिषद की उम्मीदवारी की कोशिश कर रहा हूँ। नमस्कार, स्टेट न्यूज़ हरियाणा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज स्टेट न्यूज़ हरियाणा एक्सक्लूसिव में हमारे साथ मौजूद हैं पोल स्टार ग्रुप ऑफ स्कूल्स के चेयरमैन सुरेश यादव जी। आने वाले समय में इनके कुछ विचार भी हैं कि कैसी राजनीति होनी चाहिए और गांव के अंदर या इलाके के अंदर क्या कुछ नया आना चाहिए, क्योंकि अब तक जो राजनीति हुई है वो अगर हम कहें सिर्फ राजनीति हुई है, उसके अलावा अगर धरातल की राजनीति की बात की जाए तो वो नहीं हुई है। आइए जानते हैं इनके विचार क्या है। और सबसे बड़ी बात, आज जब अयोध्या के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिला पूजन कर रहे थे, उस समय ये महाशय जी अपने गांव बउआ के अंदर पौधारोपण कर रहे थे, और वो भी श्री राम जी के नाम से। तो इनसे उस बारे में भी बात करेंगे और राजनीति पे भी कुछ चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, आप ये बताएं, जो आज आपने शिला पूजन के ऊपर, श्री राम मंदिर के जब शिला पूजन हुआ है उस पे आपने भी गांव में पौधारोपण किया, तो उसके पीछे क्या कारण था? अमन जी, हमारा विचार तो अयोध्या जाने का था, लेकिन अभी कोरोना की जो स्थिति चल रही है उसकी वजह से जा नहीं पाए। तो उसी चरण में हमने सोचा कि हम अपने आराध्य श्री राम जी को कैसे पूज सकते हैं। विचार किया काफ़ी लोगों से, उसके बाद मन में विचार आया कि पौधारोपण जो जीवन भी बचाता है, पर्यावरण भी बचाता है और श्री राम का प्रिय, उसी कड़ी में बढ़ते हुए हमने अपने गांव में आज पौधारोपण का प्रोग्राम किया। सर, राजनीतिक माहौल एक बार फिर से गर्मा रहा है और कुछ दिन के बाद में कयास लगाए जा रहे हैं कि जिला पार्षद के इलेक्शन भी होंगे, और जो बाकी अगर ग्रामीण इलेक्शनों की बात की जाए तो वो भी आने वाले हैं। राजनीति में क्या बदलाव आना चाहिए? देखिए, अभी तक राजनीति जो हुई है वो आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं मतलब राजनेता शुरुआत तो करता है एक गांव के बेटे के तौर पे, लेकिन उसका अंत एक राजा के तौर पे होता है। तो उसमें कुछ ना कुछ गलतियां, कुछ ना कुछ कमियां पब्लिक की भी हैं, जो हम उनको मान सम्मान इतना दे के बढ़ा देते हैं, जबकि वो हमारे सेवक हैं। तो असली जो राजनीति है वो राजा ना हो के वो गांव के सेवक हैं। तो सेवा के तौर पे ही राजनीति होती है। पूरा का पूरा गांव किसी एक समस्या के लिए नहीं जा सकता, इसलिए वो चुनकर एक आदमी को आगे लेके आता है कि वो आदमी आगे जाए और अपनी गांव की समस्याओं को और ऊपर तक पहुंचाए और उनका निवारण करवाए। तो अगर वो आदमी आपके बीच में से हो और हमेशा वो बीच का ही रहे आपके, तो समस्या का समाधान होगा ही होगा, ये कन्फर्म बात है। तो राजनीति जो होनी चाहिए वो हमेशा ज़मीन से जुड़ी हुई होनी चाहिए, और हमारे बीच में जो ज़मीन से जुड़े हुए राजनेता रहे, चाहे वो जितनी मर्जी ऊंचे लेवल पे पहुंच गए, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हों, चाहे वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रहे हों, आपने देखा है, लेकिन वो आज भी लोगों से वैसे के वैसे ही जुड़े हुए हैं। इसलिए जनता उनको आज भी उतना ही प्यार करती है, क्योंकि उन्होंने अपनी राजनीति में बदलाव नहीं किया है। चाहे जितनी मर्जी ऊंची पोस्ट पे पहुंच गए हों, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी राजनीति में बदलाव नहीं किया है। और एक राजनेता का कर्तव्य भी यही होता है कि वो हमेशा ज़मीन से जुड़ा रहे और लोगों के मुद्दे हमेशा उठाए। सर, ज़मीन से जुड़ा रहने की बात आपने कही, वो बात अलग है, अच्छी है, लेकिन अगर हम स्पेसिफिक एरिया की बात करें, क्षेत्र की बात करें, तो वहाँ पे आप ऐसा क्या बदलाव करना चाहेंगे जो पिछले समय में नहीं रहा? देखिए, मैं जहाँ से आता हूँ, बउआ गांव है मेरा, और गांव बउआ कोसली तहसील के अंडर में आता है, जिसकी ज़िला हमारा रेवाड़ी है। तो अहिरवाल का ये क्षेत्र है। अहिरवाल के क्षेत्र में हम लोग सेना में हमेशा बढ़ चढ़ कर हम लोगों ने भाग लिया है। हमारे आज अहिरवाल के सबसे ज़्यादा सैनिक सेना में हैं, बच्चे हमारे। लेकिन कहीं ना कहीं हम जूझ रहे हैं सबसे ज़्यादा तो पानी की समस्या हमारे अहिरवाल में। तो पानी का एक
ये कहिए ये भी एक जन आंदोलन शुरू करना पड़ेगा। एक उसके साथ साथ में जल आंदोलन शुरू करना पड़ेगा कि किसी भी तरह से नहरों का पानी, या अभी एक बहुत अच्छी पहल सरकार में हुई है कि कृष्णावती नदी जो विलुप्त हो चुकी थी उसकी खुदाई का काम चल रहा है, जो कि नारनौल से चलकर घड़ी मासर तक आ भी गया है और आगे चल भी रहा है। तो उससे भी काफ़ी 20-25 गाँवों को हमारे आसपास के क्षेत्र में फ़ायदा मिलेगा, लेकिन उससे भी हमारी समस्या का निवारण नहीं होता है। उस पर हमें आगे और काम करना पड़ेगा। तो नालों की और नहरों की, इनके विकास की बहुत आवश्यकता है। दूसरी चीज़ जो हमारी समस्या आती है वो है बिजली की। हमारे यहाँ पर बिजली की बहुत भारी समस्या रहती है। कभी कभी ऐसा भी दिन आते हैं कि पूरे दिन में ही सिर्फ 4 या 5 घंटे लाइट आई है। तो उस क्षेत्र में भी मेरा काम करने का विचार है। मैं हमारे वार्ड नंबर 1 से जिला परिषद की उम्मीदवारी की कोशिश कर रहा हूँ। आगे उम्मीदवार के तौर पे मैं अपने आप को देख रहा हूँ। तो अगर मैं उसमें सक्सेसफुल होता हूँ, मैं कल को जीतता हूँ, लोगों का आशीर्वाद अगर मुझे मिलता है, तो मैं हमारे वार्ड नंबर 1 में भारत सरकार के द्वारा सोलर प्रोजेक्ट लेकर आना चाहता हूँ और हमारे लोगों को, हमारे क्षेत्र को बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनाना चाहता हूँ, जो कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सपना है। अगर लोग आत्मनिर्भर बने तो मैं बिजली के मामले में, बाकी जो समस्याएं आम जन की हैं, गलियां हैं, पानी की निकासी नहीं है गाँव में, रोड हैं कई जगह पे टूटे पड़े हैं या कहीं पे थोड़े बहुत अतिक्रमण हैं, तो ये तो समस्या जो है गाँव के सरपंचों के साथ मिल बैठकर, या मेन रोड हैं उन पे भी अतिक्रमण हो रखा है। कई जगह पे जो मकान अब लाल डोरे से, क्योंकि लाल डोरा जो तकसीम हुई थी बहुत साल पहले हुई थी, उसके बाद में जनसंख्या बढ़ी, लोग काफ़ी बढ़ गए, तो लोगों ने लाल डोरे से बाहर भी बहुत मकान बनाए हैं, तो उनमें भी मूलभूत सुविधाएं अभी नहीं पहुंच पा रही हैं, तो उनको भी लागू करवाना हमारी प्राथमिकता में रहेगा। सर, सरपंच जो होता है गांव का, उसको जिम्मेवारी के लिए देखा जाता है। अगर विधायक की बात की जाए तो उसको भी जिम्मेवारी के लिए देखा जाता है और सरकारों को भी जिम्मेवारी के लिए देखा जाता है। लेकिन जहां जिला पार्षद का अगर नाम लिया जाए तो उसको कोई जिम्मेवार मानता नहीं है। तो जिला पार्षद के वो कौन से कार्य होते हैं जो वो अपने इलाके के लिए, क्षेत्र के लिए करवा सकता है? क्योंकि कोई भी समस्या खड़ी होती है तो लोग या तो सरपंच को उसका दोषी मानते हैं या फिर विधायक को या सरकार को। तो जिला पार्षद का एक बीच में ऐसा पद रह जाता है जिसको कि जिम्मेवारियों से बचता हुआ देखा जाता है। तो उसके क्या कार्य होते हैं? देखिए अमन जी, मेन बात यह है कि जिला पार्षद जैसे हर एक चीज़ में कड़ी से कड़ी जुड़ती है, तो जिला पार्षद भी एक विधायक और एक सरपंच, एक गांव और एक सीधा उसका जो क्षेत्र का एमएलए होता है, विधायक होता है, उसके बीच की कड़ी है जिला पार्षद। बिना जिला पार्षद की मदद के या बिना जिला पार्षद के सहयोग के सरपंच चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता है। बहुत सारी योजनाएं आती हैं जो चाहे वो गलियों की हो, नालियों की हो, वो वाया जिला पार्षद के थ्रू आती हैं, सरपंच के पास में भी। तो अगर जिला पार्षद ही आगा नहीं लेगा या जिला पार्षद ही गांव का या सरपंच का सहयोग नहीं करेगा तो वो गलियां नालियां अधूरी रहेंगी हमेशा। उसके लिए हाँ भर सकता है विधायक, लेकिन जो एक माध्यम जो हमारे संविधान के उसमें बनाया गया है, तो उसमें वो माध्यम विधायक सीधा ना जुड़कर बीच में जिला पार्षद जोड़ा हुआ है। भाई विधायक होता है, जैसे हमारे कोसली हल्के के विधायक हैं, कोसली हल्के में तकरीबन 138 गांव हैं, तो 138 गांव में खुद जाके देखना एक समस्याओं को काफ़ी कठिन हो जाता है। इसीलिए हर 15-20 गांवों पे एक जिला पार्षद दिया जाता है, ताकि कम से कम उन गांवों की जो समस्याएं हैं वो जिला पार्षद उठा सके, उन गांवों में जो विकास कार्य हैं वो जिला पार्षद के माध्यम से हो सके। इसलिए एक सरपंच की और विधायक की बीच की कड़ी है जिला पार्षद, जो कि अहम कड़ी है। सर, अगर आपको जनता मौका देती है तो वो पहले कौन से ऐसे 5 कदम होंगे जो आप अपने क्षेत्र के लिए उठाने वाले? अमन जी, अगर जनता का मेरे को आशीर्वाद मिलता है और सभी भाइयों को अगर साथ मिलता है मुझे, तो मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि एक तो मैं बिजली के मामले में हमारे क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाना चाहता हूँ। मैं कोई भी सोलर का प्रोजेक्ट हमारे क्षेत्र में लाना चाहता हूँ, ताकि हम बिजली खरीदने की बजाय हम बिजली बेचने वाले बन सकें जी। हम सोलर के मामले में आत्मनिर्भर। दूसरी चीज़, हमारा जो क्षेत्र है ये सेना में सबसे आगे रहता है हमेशा, तो लेकिन अभी भी बहुत से गांव ऐसे हैं जहां पर बच्चों को पढ़ने के लिए या अपनी शारीरिक दौड़ धूप करने के लिए उसके लिए भी मूलभूत सुविधाएं नहीं है। तो मैं गाँव में जो ग्राउंड हैं उन ग्राउंड को बच्चों के मन मुताबिक
बदलाव लाना चाहता हूँ, ताकि बच्चे उनमें अपने कम से कम फिज़िकल ट्रेनिंग जो है उसको पूरा कर सकें। तीसरी चीज़, मैं चाहता हूँ हर गांव में या हर 2-3 गांवों पे एक लाइब्रेरी स्थापित हो, ताकि बच्चों को कम से कम जो सेल्फ स्टडी के लिए वहाँ पर किताबें मिल सकें। उनको उनके लिए रेवाड़ी तक या महेंद्रगढ़ तक किराया खर्च करके और लाइब्रेरीज़ में ना जाना पड़े। वो फैसिलिटीज़ उनको वाईफाई से लुप्त होके और वहीं पे मिल जाए गांव में। चौथी चीज़, आजकल तकनीक का ज़माना है, तो आपने देखा कि डिजिटल इंडिया का नारा हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार देते रहते हैं और कर भी रहे हैं। बैंकों में भी काफ़ी काम डिजिटल पे हो जाता है, आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप ट्रांजैक्शन मोबाइल में बैठे बैठे कर सकते हैं। तो उसी को बढ़ावा देते हुए मैं सारी पंचायतों को, हमारे वार्ड की, मैं वाईफाई सुविधा देना चाहता हूँ, ताकि डिजिटल उसमें किसी भी रूप में लोगों को कठिनाई ना हो। पांचवी जो समस्या है वो पानी की निकासी की। हर गांव की ये बहुत बड़ी समस्या पानी की निकासी की। थोड़ी सी बारिश आती है, हम देखते हैं गलियों नालियों में भर जाती हैं। तो किसी भी तरह से बड़े बड़े इंजीनियर बैठे सरकार के पास में, बहुत बड़े बड़े इंजीनियर हैं, अगर हमें उनकी मदद ली जाए तो इसका निवारण बहुत आसानी से हो सकता है। तो उनसे मदद लेके, सहायता लेके हम गांव का पानी किस तरफ निकल सकता है, ताकि, क्योंकि ये आगे बहुत बीमारियों की जड़ होती है, तो हम इस बीमारी की जड़ को ही ख़त्म करना चाहते हैं। पानी की निकासी जो है हर गांव की एक तरफ हो, ताकि कहीं पर भी बारिश हो, कोई नाला ओवरफ्लो ना हो, रोड पक्के हों, तो पानी निकल जाए सारा सारा। तो ये 5 मेन मेरे कार्य हैं जो मैं करना चाहता हूँ। सर आप एक बात बताएं, क्या इच्छा शक्ति ही सबसे बड़ी चीज़ होती है इनमें, या फिर नेता के पास कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो नहीं कर पाता है, या फिर अपनी इच्छा शक्ति की वजह से ही नहीं कर पाता? देखिए अमन जी, सिर्फ बात राजनीति की या नेता की नहीं है, इच्छा शक्ति हर जगह पे ज़रूरी होती है। अगर आपने मन धोया है, हमारा बहुत पुराना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपने मन से ही हार मान ली तो आप हार ही गए। तो मन में जीतने की इच्छा, काम करने की इच्छा होनी बहुत ज़रूरी है। तो इच्छा शक्ति तो हर चीज़ का नींव होती है, आधार होता है हर चीज़ का। अगर आपने ठान लिया कि मैं ये कर सकता हूँ तो आप कर सकते हैं, ज़रूरी है। इच्छा शक्ति आपके अंदर होगी, आपकी नीयत साफ़ होगी, लोग आपसे जुड़ेंगे। वो कहते हैं कि अकेला ही चला था मंजिले दौरों की तरफ, मैं चलता गया और कारवां बनता गया। वो कारवां तभी बन पाता है जब आपकी इच्छा शक्ति हो, आपके अंदर आपकी नीयत साफ़ हो। तो इच्छा शक्ति को मैं बहुत बड़ी चीज़ मानता हूँ। अगर आपके अंदर होगी तो आप कोई भी बदलाव ला सकते हो समाज में। सर आप हमारे दर्शकों को और अपने वार्ड के जो भी गांव आते हैं उनको कोई आखिरी बात कहना चाहते हैं? मैं आप सभी से सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि इलेक्शन का माहौल है, भाईचारा बना के रखें। आपके गांव से भी कोई खड़ा होगा, कोई दूसरे गांव से भी खड़ा होगा, आप उम्मीदवारों का आकलन कीजिए, ना कि उनको अभी मेरे गांव का है इसलिए वोट देनी है, चाहे मेरे गांव का है, कोई भी मेरा भाई बंधु हो। आप आकलन कीजिए उम्मीदवारों का। उनके आकलन करने के बाद में कि हाँ ये उम्मीदवार क्या कर सकता है, आप उनसे बात कीजिए प्रॉपर, अब वो क्या करवा सकते हैं, क्या नहीं करवा सकते। और चाहें तो लोगों के पास में और भी बहुत माध्यम है, रिकॉर्डिंग करके रखिए। अगर वो जीत भी जाते हैं कल को तो उन पर दबाव बनाए इसके भी, आपने जीतने से पहले ये वादे हमसे किए थे। तो बात सिर्फ वादों पे ना हो, बात कार्य के ऊपर हो कि हाँ इच्छा शक्ति कैसी है उसके अंदर। दूसरी चीज़ कि आदमी की आगे पकड़ है कि नहीं है। देखो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि इंसान ऐसा होना चाहिए जिसकी सुनी जाए आगे। अगर उसके अंदर इच्छा शक्ति है और उसके अंदर बोलने का दम है, सच बोलने का दम है, तो उसकी बात आगे तक सुनी जाएगी, और आगे तक सुनी जाएगी तो उसके जितने भी मुद्दे हैं उनका समाधान होगा। तो वो हम अपने सभी वार्ड नंबर 1 के साथियों को यही कहना चाहूँगा कि आप उम्मीदवार का आकलन कीजिए और उसके बाद ईमानदारी से अपनी वोट डालिए, बजाय कि वो आपकी जाति का है, वो आपके गाँव का है, किसी भी चीज़ को परे हटा के आप सिर्फ उसकी काबिलियत के ऊपर वोट डालिए। मैं यही चाहूँगा। सर स्टेट न्यूज़ हरियाणा से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे। तो आपने देखा कि जिस तरीके से आज हम यहाँ पे पहुँचे थे और पोलस्टार ग्रुप ऑफ स्कूल्स के चेयरमैन सुरेश यादव ने अपनी हर बात को बखूबी आपके सामने रखा और आपको बताया कि आपका जो पार्षद है वो कैसा होना चाहिए, और साथ साथ आप जितने भी, चाहे आप छोटी राजनीति की बात करें या बड़ी राजनीति की बात करें, आप अपने जो चुने हुए प्रतिनिधि आगे भेजते हैं उनको कैसा प्रतिनिधि आप चुने,
ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं, विकास चाहते हैं या फिर एक ऐसा प्रतिनिधि आप अपने ऊपर चाहते हैं कि जो समय को सिर्फ बिताता चला जाए और आने वाले समय में चीज़ें धरी की धरी रह जाएं। धन्यवाद, नमस्कार। हम हैं MDS कॉलेज ऑफ एजुकेशन। आपने सुना ही होगा, एक राष्ट्र का निर्माण उसके अध्यापक करते हैं, हम तैयार करते हैं उन्हीं राष्ट्रीय निर्माताओं को।